ये आपका आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को यहाँ से मिलती है और किसी खास टॉपिक पर किसी खास व्यक्ति के अपने ये विचार होते हैं, तो इन्हें आप लोग जरूर पढ़ा करिएगा। पतन की ओर पश्चिमी सभ्यता। देखिए, सभ्यता शब्द का प्रयोग मानव समाज के एक सकारात्मक, प्रगतिशील और समावेशी विकास को इंगित करने के लिए किया जाता है। और देखिए, 1.5 वर्ष पहले आपने देखा होगा इजराइल पर किसने, हमास ने हमला किया था। हमास यानी कि हरकत अल मुकवामातुल इस्लामिया की बात हो रही है। और ये हमास का हमला युद्ध की तरह लंबा चलता रहा और यूरोपीय शक्तियां इसमें निष्क्रिय या फिर निष्प्रभावी रहीं। यह बदलते हालात का संकेत है। 6 दशक पहले 4 अरब देशों ने इजराइल पर चढ़ाई की थी और चारों को एक सप्ताह में मुंह की खानी पड़ी थी। और अब स्थिति यह है कि कोई देश नहीं बल्कि औपचारिक सत्ता से बेहीन एक इस्लामी संगठन ने इजराइल को त्रस्त कर दिया। अभी भी युद्ध विराम हुआ, कोई जीत हार नहीं हुई है, जबकि इन दशकों में युद्ध तकनीक में परस्पर परिष्कार हुआ है। यह घटनाक्रम इस्लामी राजनीति के समक्ष यूरोप पश्चिम के पिछड़ने और अंततः गिरने की आशंका को दर्शाता है। महान रूसी लेखक ओल्जे नेतिसिन ने 50 वर्ष पहले ही पश्चिम की मानसिक नैतिक स्थिति को आश्चर्यजनक रूप से दुर्बल होता पाया था। उन्होंने अनुभव किया कि जिन मूल्यों और चेतना से आधुनिक यूरोप महान बना, उससे वह दूर हो चुका है। अब मात्र भौतिक सुख सुविधा मुफ्त पेड़ा बन रही है। ऐसा समाज किसी विकट चुनौती के सामने घुटने टेकने को तैयार रहेगा। समय ने उन्हें अक्षरशः सही ठहराया। 2 दशक पहले इतालवी अमेरिकी पत्रकार ओरियाना फलासी ने रेज एंड प्राइड तथा फोर्स ऑफ रीजन जैसी पुस्तकों में अपने लंबे अनुभव से लिखा था कि यूरोप मर रहा है। उसने अरब तेल के सामने अपनी प्रतिष्ठा बेच दी है और किंग कर्तव्य विमूढ़ हो चुका है। फलता वहां बाहरी अंदरूनी दोनों रूपों में इस्लामी दबदबा बढ़ रहा है। अमेरिकी विद्वान बिल वार्नर और रिचर्ड बेनकिन ने यूरोप, अमेरिका तथा बांग्लादेश, भारत के घटनाक्रम के लंबे शोध से वही पाया। देखिए, हमारी प्यारी पृथ्वी, इसमें आप देखिए हमारा प्यारा भारत है। ये यूरोप आपको महाद्वीप देखने को मिल जाएगा, ये एशिया महाद्वीप है। और देखिए, यहाँ आपको इजराइल देखने को मिल जाएगा, ये भूमध्य सागर है, ये लाल सागर यहाँ देखने को मिलेगा, ये अरब सागर है, ये हिंद महासागर है। यहाँ आप लोगों को बांग्लादेश देखने को मिल जाएगा। देखिए, यह बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1971 तक ये पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। जिहाद इतिहास का रॉबर्ट स्पेंसर के अनुसार अधिकांश यूरोपीय देशों का पतन होगा जहां तहां छिटपुट प्रतिरोध होते रहेंगे। अभी स्पेनिश लेखक अल्वारो पेनास ने लिखा कि इजराइल के अंततः विनाश की आशंका वास्तविक है। इसके प्रति यूरोपीय अमेरिकी राजनीतिक और बौद्धिक वर्ग उदासीन है। उसे यह भी समझ नहीं रह गई कि इजराइल के बाद अगला नंबर उसका ही होगा। यही स्थिति बांग्लादेश में हिंदुओं के क्रमशः विनाश के प्रति भारतीय राजनीति वर्ग की है। वह मामूली तथ्य देखने में असमर्थ है और इसकी चेतावनी वर्षों पहले बेनकिन ने अपने शोध पुस्तक ए क्वाइट केस ऑफ एथनिक क्लीजिंग में दी थी। उनका कहना था कि बांग्लादेश में हिंदुओं के विनाश का अगला चरण भारत में हिंदुओं तथा यूरोप में क्रिश्चियनों का पराभव होगा। अनेक मुस्लिम नेता और लेखक भी अपने अलग अलग भाव से यह कहते रहे कि उन चिंताओं, चेतावनियों, दावों का कभी तथ्यपरक खंडन नहीं हुआ है और उन बातों को अतिवादी कहकर अनसुना कर दिया जाता है। यदि कोई ध्यान दिलाए तो अधिकांश बौद्धिक हंस देते हैं और वैसा भी संभव है भला, पर वे किसी तथ्य, आंकड़े, विवरण, उससे निकलते निष्कर्ष का कोई उत्तर नहीं देते हैं। श्री अरविंद ने 1940 में ही कहा था, यदि मुस्लिम मांगे मान ली गई तो कश्मीर से हिंदुओं का सफारा हो जाएगा। और उस समय भी हमारे तमाम प्रभावी नेताओं, बौद्धिकों ने उसे अनर्गल समझा था। कड़वी सच्चाई से मुंह फेरकर केवल अपनी ही काल्पनिक दलील के सहारे तत्कालिक आरामदेह स्थिति में बने रहना ही यूरोपीय या फिर भारतीय राजनीतिक और बौद्धिक वर्ग का तरीका रहा है। इजराइल, बांग्लादेश या भारत में भी कश्मीर, बंगाल आदि इलाके वास्तविक स्थिति स्पष्ट दिखा रहे हैं, पर उसका औपचारिक मौके प्रतिकार भी करने से राजनीतिक बौद्धिक वर्ग मुंह चुराता है। उल्टे एक बौक किस्म का बौद्धिक वर्ग सदैव उत्पीड़ित को ही दोषी ठहराने और उत्पीड़कों को आड़ में देने में लगा रहता है। अमेरिकी विश्वविद्यालय और सामाजिक संगठनों पर वॉक दबाव भी उसी का संकेत है। गत वर्ष अमेरिका के ओरेगन में एक आदेश जारी हुआ कि हाई स्कूल उत्तीर्ण होने के लिए ठीक पढ़ सकने और सामान्य गणित का जोड़ घटाव करने की क्षमता अब आवश्यक नहीं है। बौद्धिक गणित, इतिहास, दर्शन, क्लासिक साहित्य आदि कितने ही ज्ञान विषय के विरुद्ध हैं। वे इन विषयों को नस्लवादी मानते हैं। वे जिहाद जैसी वैश्विक परिघटना नहीं देखते हैं।
फलता हमास के बदले इजराइल को दुष्ट कहते हैं। इसी क्रम में अमेरिकी और भारतीय सरकारों को दोषी मानते हैं। सच्चाई बताने वाले लेखकों पत्रकारों को नक्सलवादी, घृणा फैलाने वाले आदि कहकर अपमानित करते हैं। सज्जन मुस्लिमों का उदाहरण दिखाकर किसी जिहाद के अस्तित्व से ही इनकार करते हैं। उल्टे इजराइल को नष्ट कर देने की चाह रखने वाले इस्लामी संगठनों का समर्थन करते या फिर मौन रहते। पश्चिमी बौद्धिकता और प्रभावी मीडिया में इसी समझ का अधिक प्रभाव है। कहीं भी वैश्विक जिहाद का खास नोटिस नहीं लिया जाता है और सिवा इस रूम में कि इस बहाने निर्दोष मुसलमान परेशान किए जाते हैं। जिहादी हमलों से मात्र पिछले 60 वर्षों में ही दुनिया भर में लाखों गैर मुस्लिमों का संहार किया है और इस कार्य में बाधक लगते मुसलमानों को भी मारा। मगर यह तथ्य मुख्यधारा के मीडिया एवं शिक्षण विमर्श में लुप्त है। इतिहास, राजनीति शास्त्र या फिर साहित्य के शिक्षण में जिहाद पूरी तरह गायब है। ऐसी स्थिति में नई पीढ़ियां वास्तविकता से परिचित ना हो तो भला क्या आश्चर्य। और पश्चिमी सभ्यता का अग्नि बौद्धिक राजनीतिक वर्ग असुविधाजनक स्थितियों से शुतुरमुर्ग की तरह बचकर सब कुछ सामान देखना चाहता है। भारतीय नेता बौद्धिक तो प्रायः पश्चिम के अंध अनुयायी ही रहे, जो दुखद सच के बदले सुखद दुख को महत्व देते हैं। भविष्य का परिणाम पहले से तय नहीं होता है। कोई भी अभी लघु दिखता तत्व कभी आगे बढ़कर निर्णायक हो सकता है या कोई आकस्मिक नया तत्व सारे अनुमानों को उलट फेर सकता है। किंतु दशकों से आप देखिए विभिन्न क्षेत्रों में विविध संकेतक क्या इंगित कर रहे हैं। राजनीतिक, कूटनीतिक या फिर शैक्षणिक, बौद्धिक या फिर जनसांख्यिकी में सभी तथ्य आकलन के लिए सामने है। लेखक राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर वरिष्ठ स्तंभकार हैं। इनका नाम है संकल्प शरण। इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय आप लोग जरूर दिया करिएगा। प्रबंधन की पाठशाला बना महाकुंभ। आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का एक शहर है, कौन सा, प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से जानते थे। यहाँ महाकुंभ हो रहा है, उसी की बात हो रही है। देखिए उत्तर प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार 8 राज्यों से लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं। विधान परिषद भी है जिसमें 100 सीटें हैं। राज्यसभा में 31 सीटें हैं। लोकसभा में 80 सीटें देखने को मिलेगी। योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल आपको देखने को मिल जाएंगी। तो महाकुंभ में अब तक आप देखेंगे 19 करोड़ श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं। आस्था के इस महासागर का फैलाव बढ़ता जा रहा है। अनुमान है कि मौनी अमावस्या पर 10 करोड़ से अधिक श्रद्धालु स्नान लाभ प्राप्त करेंगे। एक स्थान पर एक समय में इतने विशाल जन समुद्र की सुरक्षा उत्तर प्रदेश पुलिस के समक्ष हिमालय जैसी चुनौती है। हमारी सुगठित, सुव्यवस्थित और कौशल पुलिस इस चुनौती से सहजता से पार पा रही है। युद्ध और अस्थिरता के भर से जूझती दुनिया के लिए इस विराट मानवता के महोत्सव का सुरक्षित परिवेश और उत्कृष्ट प्रबंधन किसी चमत्कार से कम नहीं है। यह उत्तर प्रदेश पुलिस की असाधारण कार्यक्षमता पर अटूट प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। 45 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं की सेवा, सुरक्षा और सुविधा की सुनिश्चितता एक बड़ी चुनौती थी, किंतु मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश पुलिस इन चुनौती के सम्मुख चैंपियन बनकर उभरी है। महाकुंभ में क्राउड मैनेजमेंट, ट्रैफिक कंट्रोल, आपदा प्रबंधन, सिक्योरिटी ऑपरेशंस और पब्लिक बिहेवियर मैनेजमेंट जैसे विभिन्न मोर्चों पर पुलिस ने अपनी दक्षता और उत्कृष्ट कार्यशैली का परिचय दिया है। यही कारण है कि देश विदेश के प्रमुख संस्थान और विश्वविद्यालय महाकुंभ के प्रबंधन को अध्ययन का विषय बना रहे हैं। महाकुंभ दुनिया के लिए प्रबंधन की सबसे विशाल और जीवंत पाठशाला बन गया है और विश्व के सबसे विराट मानव समागम की सुरक्षित आयोजन के माध्यम से देश और दुनिया में पुनः सुरक्षित, सुव्यवस्थित और सहयोगी उत्तर प्रदेश के सामर्थ्य से परिचित हो रही है। प्रयागराज महाकुंभ के मनोहारी, आधुनिक और नव डिजिटल स्वरूप से समूचा विश्व आश्चर्यचकित है। विश्व स्तरीय आधुनिकतम तकनीक, उत्कृष्ट संसाधन, दक्ष मानव संपदा कार्यक्रम, केंद्रीय विशेष रणनीति द्वारा प्रत्येक प्रकार की आकस्मिक और आपदा की अप्रिय स्थिति से निपटने की यहाँ पूरी तैयारी है। 10 जोन और 25 सेक्टर में बटे मेला क्षेत्र में 56 थाने, 155 चौकियाँ, 3 पुलिस लाइन बनाए गए हैं। करीब 44,000 सिविल पुलिस, क्यूआरटी और आप देखेंगे अन्य विशेष सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। यहाँ 2,751 से अधिक सीसीटीवी कैमरे और 22 वायरलेस ग्रिड, 233 बीएमडी के द्वारा संपूर्ण क्षेत्र की निगरानी की जा रही है। मेला क्षेत्र में आप देखिए 4,500 सामरिक ड्यूटी पॉइंट्स चिन्हित किए गए हैं जिनकी जियो मैपिंग की गई है।
50 फायर स्टेशन, 20 चौकियां एवं 50 वॉच टावर की स्थापना तथा प्रत्येक 60 मीटर पर करीब 7000 फायर हाइडेंट लगे होने से मेला क्षेत्र में फायर प्रूफ बन गया है। जलीय सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान है। रिवर सेफ्टी हेतु जल पुलिस के 3 थानों में अत्याधुनिक कंट्रोल रूम स्थापित कर किसी भी इमरजेंसी हेतु वाटर एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। 31 बाढ़ राहत टीमें तैनात हैं और नावों के अपनी अपनी लेन में आवागमन के लिए 4 किलोमीटर की फ्लोटिंग रिवर लाइन बनाई गई है। ड्रोन से निगरानी में निरंतर रिवर पेट्रोलिंग हो रही है। एआई से लैस हजारों कैमरों से क्राउड मॉनिटरिंग, क्राउड डिसेटी और एनालिसिस, इंसिडेंट रिपोर्टिंग के साथ ही स्वच्छता एवं सुरक्षा के दृष्टिगत निगरानी की जा रही है। पुलिस प्रशासन, सेना, सीएपीएफ, एटीएस, पीएसी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, एनएसजी समेत अनेक सुरक्षा इकाइयों के मध्य सुंदर समन्वय से महाकुंभ नगर का जल थल नभ अवैध दुर्ग बन गया है। और यही कारण है कि आवागमन से आराधना तक, श्रद्धालु से सैलानी तक, स्नान से साधना तक, धर्माचार्यों से ग्रस्तों तक, व्यापारियों से बैरागियों तक सभी सेवा और सुरक्षा की सुखद अनुभूति से अभी सिंचित हैं। महाकुंभ में अनुमानतः 45 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आवागमन का अनुमान है। यह संख्या दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की कुल आबादी से भी ज्यादा है। ऐसे में विश्व के अनेक देशों की जनसंख्या से भी अधिक व्यक्तियों के एक स्थान पर समागम में किसी व्यक्ति ने अपने साथ पुलिसकर्मियों द्वारा दुर्व्यवहार की कोई शिकायत नहीं की है, जो मित्र पुलिस का जीवंत एवं उत्कृष्ट उदाहरण है। इसके लिए महाकुंभ के आरंभ से पूर्व ही विगत महाकुंभ में सेवाएं दे चुके वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों तथा देश के सर्वोच्च विशेषज्ञ संस्थाओं द्वारा सॉफ्ट स्किल्स पर पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण दिलाया गया था। और जिस प्रकार महाकुंभ में सभी श्रद्धालु जाति, पंथ, मत, मतांतर को विस्मृत कर एकता, समता, समरसता की त्रिवेणी में स्नान कर एक भारत श्रेष्ठ भारत की अनुभूति कराते हैं, वैसे ही यूपी पुलिस के सभी कर्मनिष्ठ कार्मिक भारतीयता के विचार सिंधु में गोते लगाकर राष्ट्र प्रथम भाव को जीवंत स्वरूप प्रदान करते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस उस भारत की आत्मा का प्रतिबिंब है जो एकता, सहिष्णुता, समर्पण तथा कर्तव्य निष्ठा के स्तंभों पर खड़ा है। महाकुंभ का सफल आयोजन भारतीयता की विजय है और यह एक बड़ी सीख है। और पवित्र आप देखिए कार्य में बिना किसी निमंत्रण के भी सहभागी बनना चाहिए, जैसे असंख्य लोग महाकुंभ में बनते हैं। यह उद्घोष है कि हम अपनी आध्यात्मिक सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने के लिए साथ साथ तकनीक और प्रबंधन के माध्यम से विश्व को नेतृत्व भी प्रदान कर सकते हैं। ऐसे अनेक अमृत विचारों से संवाद के लिए, सनातन संस्कृति की बहुआयामी छटा की दिव्य अनुभूति के लिए, एकात्मता कि महासिंधु में डुबकी लगाने के लिए महाकुंभ अवश्य पधारिए। लेखक उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक हैं, इनका नाम है प्रशांत कुमार। इनका नाम अक्सर आप लोग चर्चा में सुनते रहते होंगे। इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया। मौन का महत्व, कहते हैं कि कम बोला करिएगा, जहाँ जरूरत है वहीं बोलना चाहिए। वाणी आंतरिक ऊर्जा है और इस ऊर्जा की बचत करनी ही मौन है। इसलिए मौन को वाणी की सर्वोत्तम तपस्या कहा गया है। मौन की अवस्था व्यक्ति को आत्मनिरीक्षण, आत्मज्ञान और शांति का अनुभव कराती है। मौन के भाव को प्राप्त हो जाना ही मुनि हो जाना है। वह तप और साधना है जो बहिरंग से संबंध तोड़कर अंतस में स्थित आत्म तत्व से रिश्ता जोड़ती है। यह आत्म अनुशासन और आत्मज्ञान का सरलतम साधन है और इससे इंद्रिय निग्रह की प्रवृत्ति का विकास होता है। मौन से शारीरिक, मानसिक और आत्मिक ऊर्जा की बचत होती है जो आत्म साक्षात्कार में उपयोगी होती है और इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। वाणी पर आप देखते हैं, वाणी पर नियंत्रण कई अप्रिय स्थितियों से बचा लेता है और इसलिए हम परनिंदा और वाचालता का परित्याग करें। हमें सत्य भाषण करना चाहिए। गौतम बुद्ध ईश्वर, आत्मा और मरणोत्तर जीवन आदि तत्व मीमांसीय विषयों को अभी अव्याकृत प्रश्न कहकर मौन हो जाते हैं थे। भारतीय संस्कृति आध्यात्मिकता में मौन को उच्चतम तपस्या माना गया है और इसलिए हमारे मनीषियों ने माघ महीने की अमावस्या को मौनी अमावस्या नाम दिया। फ्रांसिस बेकन का मत है कि मौन निद्रा के समान है जो विवेक को नई स्फूर्ति देता है। यह न केवल व्यक्ति को आत्मनिरीक्षण और आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करता है बल्कि मन को स्थिरता प्रदान करता है। यह केवल बोलने से बचना नहीं है बल्कि मन, विचार और वाणी सभी को संयमित रखना है। जब हम मौन रहते हैं तो हम अपने भीतर के आत्म तत्व से जुड़ते हैं। वाणी से चुप होने पर भी मन लगातार वाचाल रहता है, किंतु जब मन शांत हो जाता है तभी मौन का आदर्श अवस्था संभव हो पाती है। यह आत्मा के साथ संवाद करने का एक प्रभावी माध्यम है। जब हम बाहर के लोगों से संवाद बंद कर देते हैं तब हमारा अंतर संवाद आरंभ हो जाता है। अच्छा कॉलम लिखा जाता है, सीखा करिएगा आप लोग, अपने जीवन में भी इसे लागू किया करिएगा।
शर्मिंदगी की बात। यह अच्छा नहीं हुआ कि दिल्ली दंगों के आरोपित ताहिर हुसैन को कुछ शर्तों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार के लिए 6 दिन की कस्टडी पैरोल मिल गई। ये आप सभी जानते हैं, दिल्ली में इस समय विधानसभा के चुनाव हैं। केंद्र शासित प्रदेश विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं, और अतिशी यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं भी। और आप देखिए, अगर आपको भी विधानसभा का चुनाव लड़ना हो तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। और विधानसभा यानी कि विधायक का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। और इस चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। यहाँ खूब राजनीतिक गर्मियां बढ़ी हुई हैं। अब वह AIMIM प्रत्याशी के रूप में चुनाव प्रचार करेगा। यह स्वाभाविक है कि खुद को निर्दोष बताएगा। यह दिल्ली दंगों के पीड़ितों के मुंह पर किसी तमाचे से कम नहीं होगा। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति इसलिए बनी क्योंकि मौजूदा जनप्रतिनिधित्व कानून विचाराधीन कैदियों को चुनाव लड़ने की अनुमति देता है। यह विधि की विडंबना ही है कि कोई विचाराधीन कैदी वोट तो नहीं डाल सकता, लेकिन वह चुनाव लड़ सकता है। कानून की इस खामी का लाभ वे भी उठाते रहे जो गंभीर आरोपों में जेल बंद होते हैं। यह किसी से छिपा नहीं कि खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह और आतंकी फंडिंग का आरोपित इंजीनियर रशीद जेल में रहते हुए लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। कई और भारत में जीत चुके हैं। भीषण दंगों के आरोपित ताहिर हुसैन को चुनाव लड़ने से रोका जा सकता था यदि राजनीतिक दल निर्वाचन आयोग के इस प्रस्ताव को मान लेते कि संगीन धाराओं में आरोपित ऐसे लोगों को चुनाव लड़ने से छूट ना मिले जिनके खिलाफ चार्जशीट दायर हो गई है। राजनीतिक दलों ने इस उचित प्रस्ताव को इस आधार पर स्वीकार नहीं किया कि दोषी सिद्ध न होने तक हर किसी को निर्दोष माना जाना चाहिए, और इस दलील ने राजनीति के अपराधीकरण का दरवाजा खोलने का काम किया है। रह रहकर कई ऐसे लोग निर्वाचित हो रहे हैं जो गंभीर आरोपों का सामना कर रहे हैं। आजकल आप देखिए, हमारे देश में ये परंपरा बन चुकी है, जो जितना बड़ा अपराधी होगा उसके चुनाव जीतने की उतनी चांस बढ़ जाते हैं। हर पार्टी आप देखते हैं कि ऐसे लोगों को क्या देती है? टिकट। 1 पे 11 है हर पार्टी। आप लोग ADR के जो रिकॉर्ड जो आती है ना रिपोर्ट, उसे उठाकर आप लोग देखिए। आम आदमी पार्टी का पार्षद रह चुका ताहिर हुसैन बेहद गंभीर आरोपों से 2-4 है। उसके खिलाफ कई चार्जशीट दायर हो चुके हैं। इन चार्जशीट के अनुसार उसने दिल्ली दंगों के दौरान IB अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या की साजिश रची, उस भीड़ की अगुवाई की जो उसकी छत से बम फेंक रही थी। और आप देखते हैं कि आरोप पत्र दायर होते समय संबंधित अदालत ने यह टिप्पणी की थी कि प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि ताहिर हुसैन लगातार भीड़ की निगरानी करते हुए उसे निर्देश दे रहा था। इस सब के बाद भी उसे चुनाव प्रचार की सुविधा मिल जाना घोर लज्जा और निराशा की ही बात है। निराशाजनक यह भी है कि दंगों के 5 साल बाद भी ताहिर हुसैन को किसी भी मामले में सजा नहीं हो सकी। बेहतर होता कि सुप्रीम कोर्ट उसे जमानत देने के पहले यह सब देखता और इसकी परवाह करता कि इतने गंभीर आरोपों का सामना कर रहे अभियुक्त को चुनाव प्रचार करने की छूट देने से समाज को क्या संदेश जाएगा। आखिर जब चुनाव लड़ना मौलिक अधिकार नहीं है, ताहिर हुसैन जैसे लोगों को चुनाव लड़ने और प्रचार करने की सुविधा मिल जाना शर्म का विषय नहीं तो और क्या है। और अभी तक फैसला हो जाना चाहिए था, एक तरह से मालूम तो चल जाना चाहिए था कि क्या है। अभी जो वो कह रहे हैं कि हम निर्दोष हैं, तो भाई उसका मालूम तो चल जाता कि निर्दोष हैं या दोषी हैं। और देखिए, राजनीति के अपराधीकरण की बात करें तो उस पुराने समय की मूवियां आप लोगों ने देखी होंगी, मुझे लगता है। उसमें आप देखते थे कि एक गुंडा हुआ करते थे और वो नेताजी के पीछे खड़े रहते थे। उस समय गुंडों का काम क्या था? वोट डालना, जबरदस्ती वोट डालना, लोगों को डराना धमकाना, बूथ कैप्चरिंग करना, बूथ को लूट लेना, समझ रहे हैं आप लोग। और फिर इन नेताओं का क्या काम रहता था कि अपराधियों को बचाना। फिर बाद में इन अपराधियों के मन में ये आया कि जब हम नेताजी को चुनाव जिता सकते हैं तो हम क्यों नहीं जीत सकते हैं। फिर ये राजनीति में हिस्सेदारी लेने लगे। इसी को कहते हैं राजनीति का अपराधीकरण। सद्भाव पर प्रहार। अमृतसर में बीते दिनों संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को क्षति पहुंचाने की घटना निंदनीय है। भीमराव अंबेडकर साहब हमारे संविधान के पिता, संविधान के जनक, पहले कानून मंत्री थे देश के। गणतंत्र दिवस के जैसे महत्वपूर्ण अवसर पर जब पूरे देश के साथ साथ पंजाब में भी हर जगह कड़ी सुरक्षा के प्रबंधन किए जाते, तब श्रीराम ऐसी घटना पुलिस प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था की भी कलई खोलने वाली है। आखिर क्यों समय रहते इस घटना को रोका नहीं जा सका। हालांकि हमलावर पकड़ा गया, लेकिन जैसा ऐसी घटना के बाद होता है प्रदेश में वही होता हुआ दिखाई दे रहा है। लगभग सभी राजनीतिक दल इसे अपनी सुविधा के अनुसार भुनाने में जुटे हैं। गत दिवस जो हुआ है बहुत गलत है और दोषी को तो इसके लिए कड़ा दंड दिया ही जाना चाहिए। साथ ही यह भी पता लगाया जाना चाहिए कि आखिर इसके पीछे उसका उद्देश्य क्या था।
और यदि यह कहा जाए कि यह महज डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर नहीं अपितु सामाजिक सद्भाव पर भी प्रहार था, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसकी व्यापक रूप से गहन पड़ताल आवश्यक है। कहीं यह कोई सोचा समझा षड्यंत्र तो नहीं है, और इससे माहौल भी बिगड़ सकता था। यह देखते हुए पुलिस एवं अन्य सुरक्षा एजेंसियों को इसे गंभीरता से लेना चाहिए, घटनाक्रम की गहन पड़ताल करनी चाहिए ताकि सत्य सामने आ सके। इसके साथ ही सियासी दलों को इस पर राजनीति करने से बाज आना चाहिए। यह गंभीर विषय है और सभी को इसकी संवेदनशीलता को समझना चाहिए, और तभी भविष्य में ऐसी घटनाओं को पुनरावृत्ति को रोकना संभव हो सकेगा। इसके लिए समन्वित प्रयास आवश्यक है। और मुझे लगता है कि देखिए, अगर लोग महापुरुषों को चोट पहुंचाते हैं, उनके अपमान की बात करते हैं, मुझे लगता है उनका अपमान नहीं होने वाला है। वो महान विभूति रहे हैं। हमारी आपकी क्या औकात है इस समाज में? अभी जो लोग पढ़ रहे हैं, इनकी क्या औकात है कि महापुरुषों को आप देखते हैं कि क्या अपमान करें? भाई अपना सम्मान देखिए, उनका अपमान करने लायक की हमारी औकात नहीं है किसी की। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को 1 दशक हो गए हैं। बेटियां केवल परिवार का हिस्सा नहीं है, बल्कि समाज और राष्ट्र के विकास का आधार हैं। फिर भी लंबे समय से बेटियों के साथ भेदभाव, असमानता की समस्याएं हमारे समाज में व्याप्त रही हैं। और देखिए, आजकल तो आप देखिए, लड़कियों को, बेटियों को जहां भी मौका मिल रहा है बहुत बेहतर कर्तव्य दिखा रही हैं। हर क्षेत्र में आप देखते हैं कि झंडा गाड़ दे रही हैं। और आप देखिए, इनको समाप्त करने और बेटियों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरियाणा के पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की गई थी। आज इस पहल को 1 दशक पूरा हो रहा है, और भारत में घटते लिंगानुपात, कन्या भ्रूण हत्या और बालिकाओं की शिक्षा पर ध्यान न देने जैसी समस्याओं ने सरकार को इस तरह के अभियान को शुरू करने की प्रेरणा दी। और इसके मुख्य उद्देश्य बाल लिंगानुपात में सुधार करना, बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना, महिलाओं के प्रति समाज में सकारात्मक सोच को प्रोत्साहित करना, भ्रूण हत्या पर रोक लगाना, एक सशक्त समाज का निर्माण करने के लिए बालिकाओं को आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाना भी इसका लक्ष्य है। और देखिए, हरियाणा का लिंगानुपात सबसे बुरी स्थिति में था। ये हरियाणा से ही शुरू की गई थी। देख लीजिए, इसका उद्देश्य जरूर आप लोग इस तरह की योजनाओं का रखा करिएगा। हरियाणा, चंडीगढ़ इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के राज्यपाल हैं, क्या है, और नयाब सिंह सैनी यहाँ के मुख्यमंत्री आपको देखने को मिलेंगे। आज कई जिलों में बाल लिंगानुपात में सुधार देखा गया है। हरियाणा में जो पहले बेटियों के लिए सबसे खराब स्थिति वाले राज्यों में था, वहां अब सुधार हो रहा है। लड़कियों की स्कूल नामांकन में वृद्धि हुई है, खासकर ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में जहां लड़कियों को स्कूल भेजने की प्रवृत्ति कम थी। इस अभियान के तहत समाज में बेटियों के महत्व को लेकर जागरूकता बढ़ी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा हर गांव, शहर और राज्य तक पहुंच गया है। भ्रूण लिंग जांच और कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए कड़े कानून बनाए गए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ने महिलाओं को सशक्त बनाकर समाज में उनकी भागीदारी को बढ़ावा दिया है। चाहे वह खेल हो, विज्ञान हो, प्रशासन या राजनीति हो, हर क्षेत्र में बेटियां आगे आ रही हैं। उनकी उपस्थिति निरंतर बढ़ी है। अब देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की जो उपलब्धियां हैं, इनका भी आप लोग उल्लेख कर देना है। अगर इस तरह के टॉपिक पर कहीं आंसर राइटिंग करने के लिए कहा जा रहा है, कहीं कुछ लिखने के लिए कहा जा रहा है, तो ये सब याद रखा करिएगा, ठीक है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ने कई सकारात्मक बदलाव किए हैं, पर इसे पूरी तरह सफल बनाने के लिए और प्रयास की आवश्यकता है, और जिससे जमीनी स्तर पर बदलाव की गति धीमी है, क्योंकि कई क्षेत्रों में आज भी पुरानी रूढ़ियां और पितृसत्तात्मक सोच हावी है। अभी भी शिक्षा में असमानता देखने को मिल रही है। हालांकि बेटियों का स्कूल नामांकन बढ़ा है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में अभी भी शिक्षा के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं है। समाज में आप देखते हैं कि क्या समाज में मानसिकता के परिवर्तन की बहुत आवश्यकता है। इसलिए सामाजिक जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से लड़कियों को बोझ मानने की मानसिकता को पूरी तरह खत्म करना होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करना जरूरी है। बेटियों की सुरक्षा, उनके अधिकारों की गारंटी के लिए एक मजबूत प्रणाली विकसित करनी होगी। जब बेटियां सशक्त होंगी तभी समाज और देश का वास्तविक विकास संभव होगा। और देखिए, आप देखिए, मैं कहता हूं कि एक सिक्के के 2 पहलू देखते हैं ना, उसी तरह एक रथ के 2 पहिए हैं, पुरुष हो चाहे आप देखिए महिला हो। और एक रथ के बिना आप देखते हैं थोड़ी चल पाएगा कुछ। तो मुझे लगता है कि अगर महिलाओं की भागीदारी होती है तो देश, उस परिवार की स्थिति सुधरेगी, उस राज्य की स्थिति सुधरेगी, उस देश की स्थिति सुधरेगी। ये भी आप देखिए टिप्पणियां रहती हैं, इन्हें देख सकते हैं, देखना हो तो इसकी PDF आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहाँ डाल दी जाती है, तो वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। जनगणना में देरी का असर आप सभी को मालूम होना चाहिए। जनगणना की बात करें तो पहली बार 1872 में लॉर्ड मेयो के समय से शुरुआत हुई थी, और व्यवस्थित नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के समय से शुरुआत हुई थी इसकी। हमारे देश के संदर्भ में जनगणना को यदि मदर ऑफ ऑल हेड काउंट्स की संज्ञा दी गई तो वह अकारण नहीं, इसे जनसंख्या वृद्धि का सबसे सटीक ट्रैकर माना जाता है। जनगणना के आंकड़े देश में आबादी की
भौगोलिक वितरण की जानकारी देते हैं और सामाजिक आर्थिक विश्लेषण में मददगार साबित होते हैं। जनगणना से मिलने वाली सामाजिक आर्थिक आंकड़ों डाटा का उपयोग नीतियां बनाने के अलावा आर्थिक नियोजन और विभिन्न प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। यह भारतीय जनसंख्या की विभिन्न विशेषताओं, लिंग, आयु, आय, व्यवसाय और प्रवासन पैटर्न आदि से जुड़े सांख्यिकीय जानकारियों का सबसे बड़ा भंडार है। हमारे देश के प्रत्येक गांव, कस्बे और वार्ड के लिए प्राथमिक डाटा का यह एकमात्र स्रोत है, लेकिन प्रायः एक दशक के अंतराल पर कराई जाने वाली यह जनगणना वर्ष 2011 के बाद नहीं कराई जा सकी। कोविड काल में लगाए गए लॉकडाउन और फिर लोकसभा चुनाव के कारण ऐसी स्थितियां बनी कि वर्ष 2021 में इसे संपन्न कराए जाने की पहल सरकार के स्तर पर नहीं की जा सकी और समय पर जनगणना करने में हुए इस विलंब की वजह से एक बड़ा डाटा अंतर पैदा हो गया है। हालांकि केंद्र सरकार अब इसे संपन्न कराने को लेकर उत्सुक दिख रही है। विपक्ष भी इस बारे में लगातार दबाव बना रहा है, लेकिन जातिगत जनगणना का पेंच इसके रास्ते में एक नई अड़चन पैदा कर रहा है और इन मुश्किलों के चलते अगर जनगणना में और विलंब हुआ तो हमारे देश पर इसका असर होगा। देखिए, एक बात बता दूं, जातिगत जनगणना कहने का मतलब है कि जातियों की जनगणना हो, ये कहा जा रहा है किस जाति की संख्या कितनी है। और कुछ लोग इसके पक्ष में, कुछ लोग इसका विरोध भी करते रहते हैं। जो लोग विरोध कहते हैं वो कहते हैं भैया जाति दुश्मनी बढ़ेगी कि हमारी संख्या इतनी, हमारी संख्या इतनी। जो इसके पक्ष में वो कहते हैं कि भैया जातियों की स्थिति के बारे में मालूम तो चलना चाहिए, उनकी भागीदारी कितनी है, उनके पिछड़ापन किस तरह से, उन्हें कौन सी योजनाओं की जरूरत है। विलंब पर सरकार का पक्ष क्या है? इतना तो तय है कि जनगणना में और देरी से नीतियों के निर्माण और नई जरूरतों के मुताबिक उनमें संशोधन का काम अटक सकता है। यह स्पष्ट है कि कोविड-19 महामारी ने जनगणना के कार्य और इससे संबंधित क्षेत्रीय गतिविधियों के रास्ते में सबसे अधिक कठिनाई पैदा की थी और तब सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के 52 देशों में जनगणना को अगली तारीख के लिए स्थगित कर दिया था। हालांकि चीन, बांग्लादेश, नेपाल सहित 94 देशों ने उस महामारी के दौरान ही अपनी जनगणना पूरी कर ली थी। जिन अन्य देशों में जनगणना नहीं कराई गई उन्होंने इसकी नई तारीखों का ऐलान कर दिया। भारत उन देशों में शामिल रहा है जिन्होंने बिना नई तिथि की जनगणना काम स्थगित कर दिया। और आप देखेंगे, पहले यह अनुमान लगाया गया कि भारत की जनगणना अक्टूबर 2024 के बाद जनगणना का काम शुरू करा दी गई, लेकिन इसी दौरान जातियों के आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले और कई राजनीतिक दलों की ओर से उठी जातीय जनगणना की मांग ने इसकी शुरुआत को पेचीदा बना दिया। वैसे तो वर्ष 1948 का भारतीय जनगणना अधिनियम केंद्र सरकार को किसी विशेष स्थिति पर जनगणना करने या निश्चित अवधि में इससे संबंधित डाटा जारी करने के लिए बाध्य नहीं करता है, लेकिन इसमें यदि 15 वर्षों का अंतराल पैदा होता है तो इससे देश के सामाजिक आर्थिक विकास में एक व्यवधान अवश्य पैदा होता है। अब नई जनसंख्या के हिसाब से सब चलेगा या पुरानी 2011 के हिसाब से, वो बात होती है ना। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। जनगणना में हुए इस विलंब को लेकर केंद्र सरकार ने कुछ मौकों पर अपना पक्ष स्पष्ट किया है और करीब 5 वर्ष पूर्व 16 सितंबर 2020 को तत्कालीन गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संसद को सूचित किया था कि कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण 2021 की जनगणना और इससे संबंधित क्षेत्रीय गतिविधियों को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया। और इसके बाद सितंबर 2023 में संसद में उठाए गए एक अन्य सवाल के जवाब में भी यही कारण सुझाया गया था। उल्लेखनीय है कि जनगणना का काम आमतौर पर प्रशासनिक सीमाओं को स्थिर करने के 3 महीने बाद शुरू होता है। इसके उपरांत 30 दिसंबर 2023 को भारत के अतिरिक्त महापंजीयक ने राज्यों को सूचित किया कि जिलों, तहसीलों, कस्बों आदि की प्रशासनिक सीमाओं को स्थिर करने की समय सीमा 30 जून 2024 तक बढ़ा दी गई है। पहले यह सीमा 1 जनवरी 2024 थी और इस दौरान आप देखेंगे किया गया यह 9वां ऐसा विस्तार था। इसलिए माना गया कि जनगणना का काम अब अक्टूबर 2024 से पहले शुरू नहीं हो सकता, लेकिन अब तो इस तारीख को बीते हुए करीब 4 महीने हो चुके हैं। इसलिए नई चर्चा यह उठी है कि 2021 में निर्धारित जनगणना को अब 2027 में कराया जाए। इस अहम बदलाव को लाने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो चाणक्य अर्थशास्त्र में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कर वसूलने और सरकार की नीतियों के क्रियान्वयन के आप देखते हैं कि क्रियान्वयन के लिए जनगणना जैसी गतिविधियों के उल्लेख मिलते हैं। और जनगणना के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, आधुनिक भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में ब्रिटिश शासकों ने की थी, जो 1881 है 1881 से के बाद से लगातार हर 10 साल पर होती रही है।
आज़ादी हासिल करने के बाद भारत में पहली जनगणना 1951 में कराई गई थी, लेकिन इसका एक तथ्यात्मक सच ये है कि जनगणना कराने का मौजूदा चक बेटे शासन की याद दिलाता है। इस चक में किसी दशक के पहले वर्ष में यह गणना कराई जाती है, जैसे कि पिछली जनगणना 2001 और 2011 में कराई गई थी। ब्रिटिश गुलामी की इस छाप से निजात पाने का एक अच्छा तरीका हो सकता है कि जनगणना का यह चक्र बदला जाए। इस बारे में हो रही चर्चाओं के अनुसार यदि यह जनगणना 2027 में कराई जाती है और आगे 10 वर्षीय चक्र अपनाया जाता है तो अगली जनगणना क्रमशः 2037-2047 तक और इसी क्रम में कराई जा सकती है। इसका एक महत्व यह होगा कि 2047 में जब भारत की आज़ादी के पूरे 100 साल होंगे तब उस अवसर पर कराई जाने वाली जनगणना का एक बेमिसाल महत्व होगा। ब्रिटिश दास्ता के प्रतीकों से निजात पाने के संदर्भ में जनगणना के मौजूदा चक्र को बदलने का महत्व निश्चित ही काफ़ी अधिक है, लेकिन ध्यान रखना होगा कि फिलहाल केंद्र सरकार की ओर से ऐसे किसी बदलाव का कोई प्रस्ताव या संकेत नहीं है। बहुत संभव है कि अगला जनगणना के बाद ऐसे किसी बदलाव पर विचार किया जाए। जनगणना का जिस क्षेत्र में बहुत अधिक महत्व है उनमें देश में उपलब्ध रोजगारों की संख्या, बेरोजगारों एवं गरीबी की दर का अनुमान लगाना प्रमुख है। जनगणना के पिछले आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि देश में बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही है और साथ ही आप देखिए लोग रोजगार में हैं। जो लोग रोजगार में हो उनकी जिंदगी में भी अनिश्चित और आशंकाओं की गुंजाइश बढ़ती जा रही है। पिछली जनगणना में देश में किसानी को लेकर घटते रुझान का भी पता चला है। आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2001 से 2011 के बीच देश में किसानों की संख्या 90 लाख नीचे आ गई है। हमारे देश और समाज के तेजी से होते शहरीकरण के कारण अर्थव्यवस्था में खेती की हिस्सेदारी और जनसंख्या में किसानों की आबादी कम होना दूरगामी नकारात्मक नतीजे ला सकते हैं। एक चिंताजनक ट्रेंड यह है कि खेती छोड़ने वाले किसान या तो जमीन के बदले मिले मुआवजे आदि पर जीवन यापन कर रहे हैं या फिर कोई काम नहीं कर रहे हैं। इसका अर्थ हुआ कि तेज विकास के दावों के बावजूद देश की कुल श्रम शक्ति में या तो मामूली बढ़ोतरी ही रही है या फिर उसमें गिरावट की स्थिति है। इसका अर्थ है देश के रोजगार विहीन आर्थिक विकास के रूप में निकलता है, जिसमें देश का एक बड़ी आबादी काम करने लायक होने के बावजूद श्रम शक्ति का हिस्सा नहीं बन पा रही है। अब ऐसे आंकड़ों की पुष्टि और इनमें हुए बदलाव को नई जनगणना से ही दर्ज किया जा सकता है। एक और आपको बात बता दूं इसमें कि जनगणना जो आप देखिए आजकल कौन किसान ऐसा है जो कह दे कि हमारा बच्चा किसान बने, क्योंकि किसानों की हालत सच में बुरी होती जा रही है, तो वो भी एक चिंता का कारण है। जातीय जनगणना का फंसा पेंच राजनीतिक जनगणना का एक सामाजिक राजनीतिक पहलू भी है। इसका संबंध जनगणना के साथ जातियों की पहचान दर्ज करने अर्थात जातीय जनगणना करने से है। बीते कुछ समय से इसकी मांग खास तौर से राजनीतिक दलों की ओर से उठती रही है। देश में जातीय जनगणना कराई जाए। उल्लेखनीय है कि हमारे देश में ऐसा पहली सामाजिक आर्थिक और जातीय जनगणना वर्ष 1931 में की गई थी। तब इसका उद्देश्य देश के ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में बसे भारतीय परिवारों की आर्थिक हैसियत का पता लगाना था। हालांकि 1951 के बाद से जातीय जनगणना का काम इस नजरिए के साथ रोक दिया गया कि इससे राष्ट्रीय एकता बढ़ाने के अभियानों को नुकसान होगा। समाज को जातियों में बांटकर देखने वाले विभाजनकारी नजरिए पैदा होंगे। प्रश्न है कि कौन सी जाति या समुदाय अपनी संख्या जानना चाहता है। माना जाता है कि सिर्फ उन जातियों के लोग ऐसा करना चाहते हैं जो संख्या के बल के आधार पर किसी बड़े फायदे की उम्मीद कर रहे हैं। यह विचारणीय बात है कि अगर अब तक की जनगणनाओं के प्रत्येक नागरिक की जाति का उल्लेख किया जाता तो उसका क्या नतीजा निकलता। पहला नतीजा यह होता कि आज़ादी के बाद हमारे समाज में सामाजिक ऊंच नीच की भावना में अब तक जो कमी आई है वह कमी नहीं हो पाता। साथ ही अगर सभी नागरिकों से जनगणना में जाति पूछी जाती तो हमारे देश के धर्मनिरपेक्ष राजनीति का कुछ और ही स्वरूप होता। वर्तमान दौर में जातीय जनगणना की प्रासंगिकता और भी कमजोर हो गई है। देश का आर्थिक विकास और लोगों की तरक्की सिर्फ सरकारी क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें निजी क्षेत्र और बाजार की शक्तियों की बराबर की भागीदारी है। वहाँ जातियों की कोई अहमियत नहीं है, बल्कि श्रम और योग्यता को ज़्यादा इज्जत हासिल है। इसलिए राजनीतिक प्रतिनिधियों को यह समझना होगा कि जनगणना के नाम पर समाज के जातियों में बांटने की उनकी कोशिश देश को गर्त में ले जा सकती है। देखिए इनके अभिषेक कुमार के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया, इनके अपने विचार हैं। ये देखिए आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय आप लोग जरूर दीजिए। दे पाओगे या नहीं दे पाओगे, विचार तो देना चाहिए ना। और ये आप देखिए अभिषेक कुमार के द्वारा लिखा गया है। ये राजनीति की बात हो रही है, देख सकते हो, देखना हो आपको, इसकी पीडीएफ आपको मिल ही जाती है। डाटा सुरक्षा की अहमियत, ये आर्टिकल जरूर आप लोगों को देखना चाहिए। तो केंद्र सरकार ने डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण अधिनियम के नियमों को अंतिम रूप देने से पहले उसे जनता के समक्ष प्रस्तुत किया है। जनता के पास इस संबंध में परामर्श देने का पूरा अवसर है। तकनीक ने विगत कुछ वर्षों में इतनी द्रुत गति से अपने पांव पसारे कि आज का संपूर्ण परिदृश्य ही उसके द्वारा संचालित होता प्रतीत हो रहा है।
आज का दौर डिजिटल डाटा का दौर है। प्रतिदिन इतनी अधिक मात्रा में डाटा का उत्पादन एवं उपयोग हो रहा है, इसका ठीक ठाक अंदाजा लगा पाना कठिन है। डाटा की सुरक्षा आज के समय की एक बहुत बड़ी चुनौती है। डाटा असुरक्षित होने की दशा में कहीं ना कहीं व्यक्ति की असुरक्षित हो जाता है। भारत का प्रत्येक नागरिक डाटा सुरक्षा के मुद्दे पर कहीं ना कहीं अक्षमता से ग्रस्त दिखाई देता है। किसी भी तरह की ठगी अथवा असुरक्षा जैसी स्थिति में उसको यह पता ही नहीं है कि क्या किया जाए अथवा अपने हितों एवं अधिकारों के संरक्षण हेतु क्या कदम उठाए जाए। डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण अधिनियम में अनेक प्रावधान किए गए हैं जो डाटा सुरक्षा की दिशा में एक सकारात्मक प्रयास को दर्शाते हैं। यदि बच्चों की बात की जाए तो एक उपयोगी प्रावधान यह किया गया कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म पर अकाउंट खोलने से पहले माता पिता की सहमति लेनी होगी। इस नियम को कहीं अधिक सख्ती के साथ लागू किया जाने की जरूरत है। अभिभावक को भी इस नियम के दायरे में कड़ाई के साथ लाया जाए ताकि वे बच्चों के प्रति सख्त एवं अनुशासनात्मक रवैया अपना सकें। आज इंटरनेट मीडिया की लत हम पर हावी हो चुकी है। वर्ष 2024 तक विश्व में 5.17 अरब लोग विभिन्न इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे थे। भारत के संबंध में यह आंकड़ा आप देखेंगे कि 40 करोड़ है। भारत में लोग प्रतिदिन 3 घंटे से भी ज़्यादा समय इंटरनेट मीडिया पर बिताते हैं। इंटरनेट मीडिया पर उपलब्ध रील्स को एक बार देखना शुरू करने पर अनगिनत स्क्रॉल के बाद ही कहीं होश आता है कि वास्तविक दुनिया भी मौजूद है। जब इतना अधिक समय इंटरनेट के माध्यम से व्यतीत किया जाएगा तो फिर डाटा असुरक्षा जैसी चुनौतियों का उत्पन्न होना स्वाभाविक सी बात है। डाटा की सुरक्षा के साथ साथ स्वयं की सुरक्षा भी एक गंभीर चुनौती बन चुकी है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा ब्रेन रोट को ऑक्सफोर्ड वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया गया है। ब्रेन रोट का अर्थ है मस्तिष्क सड़ांध, अर्थात व्यक्ति की बौद्धिक मानसिक क्षमता का कमजोर अथवा बेकार होना। दरअसल जिस छद्म जगत में हम इतनी तल्लीनता के साथ खोए रहते हैं, हमारे मस्तिष्क की इस दुर्दशा के लिए वही आभासी दुनिया आज ज्यादा उत्तरदायी है। जी हाँ, इंटरनेट मीडिया पर आज इतनी बड़ी मात्रा में निरर्थक और स्तरहीन सामग्री उपलब्ध है कि यदि एक बार आप इसकी गिरफ्त में आ जाएं तो फिर उससे बाहर आना नितांत मुश्किल हो जाता है। ऑस्ट्रेलियाई सांख्यिकी ब्यूरो की एक रिपोर्ट बताती है कि इंटरनेट मीडिया के कारण युवा अपराध में 6% की बढ़ोतरी हुई है। बच्चों के मामलों में तो स्थितियां और भी अधिक चिंताजनक है क्योंकि उनके पास संभवतः इतनी समझ नहीं होती है कि वे इंटरनेट मीडिया की लत को अपने जहन में उतरने से रोक सकें। लगातार कई घंटे के अनावश्यक ऑनलाइन कंटेंट देखते रहने से शरीर, मन एवं मस्तिष्क पर बेहद बुरा असर पड़ता है। बच्चों की रचनात्मकता, बौद्धिक क्षमता वृद्धि के बजाय ह्रास की ओर उन्मुख होने लगती है। नतीजा यह होता है कि वे सने सने अपनी शिक्षा, कैरियर एवं भविष्य को बर्बाद कर लेते हैं। एक आंकड़ों के अनुसार भारत में 18 वर्ष से कम आयु के लगभग 15 करोड़ बच्चे इंटरनेट मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण अधिनियम के अनुसार बिना अभिभावक की सहमति के बच्चों को अब व्यक्तिगत डाटा प्रयोग करना भी प्रतिबंधित होगा। निसंदेह इसमें डिजिटल सुरक्षा में एक नया आयाम जुड़ेगा, किंतु कहीं ना कहीं डिजिटल सुरक्षा के लिए व्यक्तिगत स्तर पर भी प्रतिबद्धता बेहद आवश्यक है। अभिभावक को चाहिए कि वे किसी भी दशा में अपने बच्चों को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने से पहले मोबाइल फोन पर इंटरनेट मीडिया का इस्तेमाल करने की अनुमति न दें। यदि किसी कारणवश शिक्षा संबंधी कार्यों के लिए मोबाइल अथवा लैपटॉप की जरूरत पड़ती भी है तो बच्चे माता पिता की निगरानी में भी उसका उपयोग करें। बच्चों के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाया जाए और जिससे भी डिजिटल सुरक्षा की महत्ता को समझ सकें। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय फाड़ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।